नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। 1944 में जन्मा इंसान, न तो टेक्नोलॉजी थी, न तो टेलीफोन था, न तो टीवी थी, न ट्रांसपोर्टेशन था, न स्कूल और कॉलेजेस थी उस जमाने में जन्मा, न आज़ादी थी। स्कूल की एग्ज़ाम एसएससी की दूसरे गांव जाने का था। कॉलेज एक नई नई शुरू हुई थी मोड़ा सा, उसमें मैंने पढ़ा। और तब न तो उस जमाने में मैंने जब पढ़ने का शुरू किया कॉलेज में, तब जवाहरलाल नेहरू का शासन था। पढ़ाई कॉलेज पूरी की, मिल में गया, फिर आया इंदिरा गांधी का शासन और फिर आया राजीव गांधी के साथ खाना भी खाया। और वो दौर जो मैंने शिक्षण में पढ़ाने का शुरू किया, न तो टेक्नोलॉजी थी, पढ़ा डायोड ट्रायोड, फिर जब छोड़ा ना नैनो टेक्नोलॉजी। और मैं ये कहानी इसके लिए कहता हूँ कि आज सत्ता में बैठकर लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और जिस पक्ष का जन्म 1980 के बाद हुआ, जिस नेता वो 1947 के बाद जन्मे और राजकारण में 1990 के बाद आए, वो कहे कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी ने गलत किया, नेहरू ने गलत किया, इंदिरा गांधी ने गलत किया, राजीव गांधी ने गलत किया। और आप युवा धन, आप लोग सुनते हो, ताली बजाते हो, वोट देते हो, तब आपके लिए मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, बीएड, टेक्सटाइल में काम किया, स्कूल में पढ़ाया, क्लासेस में पढ़ाया, लायंस क्लबों में काम किया, बैंक में एमडी बना। वो जब आप कहे कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, तब मानो या ना मानो आप पर छोड़ देता हूँ। चलो कहानी कहाँ से शुरू करता हूँ। राजीव गांधी की सरकार बनी 1984 टू 1989 के दौर में, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स बना, जिसने भारत को विदेशी टेलीकॉम कंपनियों के भरोसे रहने से बाहर निकालने की कोशिश की। नेहरू एक विजन आईआईएम संस्थानें बनाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, सरकारी संस्थानें बनाई, ये सब बनाए। और ये शुरू जो मैं बात करता हूँ कि MTNL खड़ी हुई, शहरों में टेलीफोन का जाल बिछा, गांवों तक STD ISD पहुंचाने की शुरुआत हुई, और आज जो हर हाथ में मोबाइल है, उसकी जड़ें वही है। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय मेरे गांव कठला उस जमाने में शुरू हुई थी। जैसे स्कूल बने जहाँ गरीब घर का बच्चा भी बड़े सपने देख सके। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 लाई गई, जिसने शिक्षा को नया ढांचा देने की कोशिश की। कंप्यूटर के खिलाफ नारे लग रहे थे और उसी वक्त उसे अपनाने का फैसला लिया गया, और नारे लगाने वाले, विरुद्ध में नारे लगाने वाले आज सत्ता में बैठकर गालियां दे रहे हैं। तो और उसी वक्त उसे अपनाने का फैसला किया गया। वे विजन था, जीत थी और दूर की सोच थी। विदेश नीति, ऑपरेशन
कैक्टस जैसा ऑपरेशन दिखाता है कि भारत क्षेत्रीय ताकत बनने की दिशा में था। चीन के साथ जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश हुई, यानी देश को बंद कमरे में निकाल कर दुनिया के साथ जोड़ने की शुरुआत हुई। लेकिन राजीव गांधी की सरकार में बहुत बड़ी गलतियां भी हुई। 1984 के दंगे थे, ये कोई भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये सिस्टम का फेलियर था, और उस सिस्टम के ऊपर राजीव गांधी थे। जब बड़ा पेड़ गिरता है वाला बयान दिया गया तो ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी, जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सकेगा। बोफोर्स ने उनकी छवि को तोड़ा, क्योंकि वो वीपी सिंह की महत्वाकांक्षा ने उसी दौर जेपी मूवमेंट्स से भारत की राजनीति में गलत लोगों के हाथ में इतिहास आने लगा, सत्ता आने लगी, गलतियां होने लगी, और सरकारें जो बनी वो मिलीजुली सरकारें बनी, और तब से भारत की लोकशाही का प्रगति का आंक धीरे धीरे अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। और उस दौर को संभाला नरसिंह राव ने, और उसको मिल गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमिक्स, जिसने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद किया। वो इंसान, हार्वर्ड में पढ़ा इंसान, न तो राजनीतिक था, एक रिजर्व बैंक का गवर्नर था, इकोनॉमिक्स था, उनसे राजकारण से कोई लेना देना ही थे। तो कोर्ट में दोषी साबित ना हुआ तो, लेकिन जनता का भरोसा गया और राजनीति में भरोसा गया तो सब कुछ गया। अगर आप गलत चीज को बार बार दोहराएंगे, झूठ बोलो, बार बार बोलो, वो आज के विश्व गुरु ने कहा था, और लोग मान जाएंगे, और लोगों ने मान भी लिया कि एक ही इंसान है भारत को महान बना सकता है। वो आपकी सोच गलत है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, चंद्रकांत भट्ट कुछ नहीं कर सकता अगर लोगों का साथ न हो, अगर उनके साथ अच्छे अच्छे इंसानों का साथ ना हो, तो चंद्रकांत भट्ट की कोई ताकत नहीं है। इंसान की कोई, एक अकेले इंसान की कोई, अगर अकेले महात्मा गांधी कुछ नहीं कर सकते थे, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू था, उनके साथ अम्बेडकर थे, उनके साथ सुभाष बोस थे, उनके साथ सरदार पटेल थे, उनके साथ भारत की प्रजा थी, उनके साथ वो रजवाड़े थे, राजा थे, सब थे, फिर वो इंसान कर सका। लेकिन अगर उसमें अमीचंद लोग होते तो जैसे 1857 का विप्लव, वो इन अमीचंदों के वजह से निष्फल हुआ, ऐसा भी हो सकता है। आज राजनीति में जो भी भ्रष्ट लोग हैं उसको निरमा वॉशिंग पाउडर में धोकर आज सत्ता में लेकर सत्ता को मजबूत कर रहे, भ्रष्टाचारियों को लेकर अगर मजबूत कर सके तो वो सत्ता नहीं है, वो बेईमानी है, गद्दारी है। देश के लिए देश प्रेमी इंसान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। खुद उन्होंने माना कि 1 रुपया भेजो तो, जिस राजीव गांधी ने खुद ने माना कि 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे पहुंचते हैं, मतलब बीमारी का पता था, इलाज अधूरा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर उस वक्त टेक्नोलॉजी होती तो 1 रुपया 100% लोगों के हाथ पहुंच सकता था, लेकिन नहीं था, क्योंकि इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिस्टम नहीं थी। श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजना, LTTE के साथ उलझना, ये सीधा गलत आकलन था। जवानों की कुर्बानी गई और देश को कोई ठोस फायदा नहीं मिला। ये उनकी विदेश नीति की थोड़ी सी चूक हो गई थी कभी कभी, क्योंकि वो इंसान राजकारण का, राजीव गांधी राजकारण का इंसान था ही नहीं। वो एक सीधा साधा टेक्नोक्रेटिक इंसान था, राजकारण में गलती से आ गया, ऐसा मेरा मानता है।
फिर भी आया तो उसने सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके आजू बाजू के जो लोग थे, वीपी सिंह जैसे महत्वाकांक्षी नेता थे, इन लोगों ने उनको उलझा दिया और परिस्थिति और जो फोर्स सत्ता में आने के लिए तड़प रही थी, वो फोर्स को चांस रास्ता मिल गया और ऐसे ऐसे लोग सत्ता में आ गए। और वो दो आज के दौर में कुछ लोग ऐसे चिल्लाते हैं जैसे देश का इतिहास भी 2014 में पैदा हुआ और उससे पहले सब शून्य था। भारतीय जो आज के पक्ष डिजिटल सिस्टम, यूपीआई, सड़कें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर काम किए, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जब जरा वही लोग हिसाब भी सुन लेने जिन्हें फिर ताली बजानी आती है। 2016 का नोटबंदी फैसला करीब 15.44 लाख करोड़ रुपए की करेंसी एक झटके में बाहर। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में खुद दिखाया कि 99% वापस बैंक में आ गया, मतलब काला धन पकड़ने का जो सपना बेचा गया था वो हवा निकला। ऊपर से छोटे व्यापार और मजदूरों की कमर टूट गई। जीएसटी को इतनी जल्दबाजी में लागू किया, छोटे व्यापारी महीनों तक फॉर्म या पेनल्टी में उलझे रहे। बेरोजगारी के आंकड़े CMIE और NSSO की रिपोर्ट में सालों तक ऊंचे बने रहे। पेपर लीक एक नॉर्मल खबर बन गया। PM केयर्स फंड हजारों करोड़ जमा हुए, लेकिन पारदर्शिता का वही पुराना सवाल RTI से बाहर रखा गया। जनता को साफ हिसाब नहीं मिला। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ खर्च हुई उस वक्त जब देश महामारी से जूझ रहा था और लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे। अब उन लोगों को समझना चाहिए जो हर बात पर कांग्रेस ने क्या किया का राग अलापते इतिहास से भागकर देश नहीं चलता। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की गलतियां गिनानी है तो पूरी गिनो, लेकिन उनकी उपलब्धियों को मिटाकर खुद को महान बनाना ये ज्ञान नहीं है, ये अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, अज्ञानता है और आपकी गलत सोच है। अंधभक्ति में सबसे बड़ा नुकसान देश का होता है, क्योंकि तब नेता से सवाल खत्म हो जाए और नेता राजा बन जाता है। राजीव गांधी का दौर ना पूरी तरह महान था, ना पूरी तरह खराब। उसमें विजन भी था और भारी गलतियां भी थी। आज की सरकार में भी काम है और खामियां भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गलतियों पर सवाल पूछे जाते थे और आज सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर सजा दी जाती है, जेलों में बंद किए जाते हैं। और सियासत का असली नियम यही है, जो सवालों से डरता है वो सच से भाग रहा है और जो जनता सवाल पूछना छोड़ देती है वो खुद अपने हक छोड़ देती हैं। और जिस राजीव गांधी ने 21 साल से 18 साल का वोटिंग राइट्स दिया, वही लोगों ने उनको हराया। जो अच्छा काम करते हैं लोग उसे लोग हरा देते हैं। वो डॉक्टर मनमोहन ने जैसे RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मनरेगा और कितनी सारी चीज वो लाए, इकोनॉमिक्स था पटरी पर। आज वही RTI ने इनको हरा दिया। यही भारत है, जहाँ भारत के लोग की सोच अंधभक्ति, अज्ञानता, अंधश्रद्धा और वो ब्राह्मण वाली कुत्ते कर ले जाने वाले इंसान को अगर बार बार कहे कि तुम हाथ में बकरे के बच्चे को ले जाते हैं और मान लेता है, ऐसी हालत भारत के लोगों की है। शायद वो किसी कोई भी इंसान दुनिया को उसे बदल नहीं सकता है। और यही अमेरिका है, वहाँ बकरे को बकरे ही समझा जाता है, कुत्ते को कुत्ता ही समझा जाता है, गधे को गधा ही समझा जाता है, सिंह को सिंह समझा जाता है। लेकिन भारत की तरफ गधे को सिंह की तरफ सिंहासन बैठाया नहीं जाता है। यही आज का पैगाम।